भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त दी है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 255 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ही ढेर हो गई। बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि टी20 वर्ल्ड कप में 321 रन बनाने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन कर मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 52 रन की विस्फोटक पारी खेली। संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए। ईशान किशन ने भी आक्रामक अंदाज में 54 रन की तेज पारी खेली। आखिर में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 18 रन की उपयोगी पारी खेली। भारतीय बल्लेबाजों की धमाकेदार बैटिंग के बाद गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रामक गेंदबाजी की, जिसकी वजह से 256 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई। नियमित अंतराल पर न्यूजीलैंड के विकेट गिरते रहे। जसप्रीत बुमराह ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने इतिहास सर्ज दिया है। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर दिए हैं। भारत टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला मेजबान देश बन गया है। पहली बार किसी टीम ने अपना खिताब डिफेंड किया है। भारत ने सबसे ज्यादा 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर का भी रिकॉर्ड बनाया है। तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के बाद मैदान पर खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव भावुक नजर आए। उन्होंने मैदान पर तिरंगा लहराया और पिच की मिट्टी माथे से लगाकर जीत का जश्न मनाया। हार्दिक पांड्या तिरंगे के साथ मैदान में घूमे। ईशान किशन ने अक्षर पटेल को गले लगा लिया। सभी खिलाड़ी संजू सैमसन को घेरे नजर आए। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आईसीसी चेयरमैन जय शाह, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बीती रात पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि भारतीय टीम ने खिलाड़ियों ने फाइनल मैच से पहले भी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और कहा था कि ट्रॉफी जीतने के बाद से वो फिर पूजा करने आएंगे। इसीलिए देर रात ट्रॉफी जीतने के बाद सभी ने एक बार फिर मंदिर पहुंचकर माथा टेका। टीम इंडिया की ट्रॉफी जीतने के बाद देश भर में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। देर रात तक फैंस सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए। कई लोगों ने तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार किया, तो कहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। जीत की खुशी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक लोगों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने फैंस को होली के साथ दिवाली मनाने का भी मौका दे दिया। बीती रात देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। जीत का यह जश्न देर रात तक चला। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भी खुशी का इजहार किया। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। इस सामूहिक जीत के लिए टीम का हर खिलाड़ी, पूरा प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ तारीफ का हकदार है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताते हुए खिलाड़ियों की मेहनत, जज्बे और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, इंडिया डिफीट्स हिस्ट्री। जिन पर डाउट किया उन्हीं अभिषेक, ईशान, संजू ने वर्ल्ड कप जिताया। जिन पर ट्रस्ट किया उन्हीं बुमराह और अक्षर ने फिर चैंपियन बनाया। टीम वर्क बहुत काम आया। जय हो। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक संघर्ष में मारे गए सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। हालांकि ईरान लीडरशिप की ओर से इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जश्न शुरू हो चुका है। वहां 88 सीटों वाले धर्मगुरुओं का समूह सर्वोच्च नेता का चयन करता है। वही अमेरिका और इजराइल अयतुल्ला खामेनेई के बेटे के चयन को लेकर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। ईरान पर 10वें दिन भी अमेरिका और इजराइल का
भीषण हमला जारी है। इजरायल ने रविवार को ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। हमला इतना भीषण था कि आग और धुएं से आसमान लाल हो गया। 4 तेल भंडारण टैंकरों और एक पेट्रोलियम ट्रांसफर और टर्मिनल पर किए गए हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक इन तेल जीपों का इस्तेमाल ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में कर रहा था। इजरायली सेना ने हवाई हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स हेडक्वार्टर को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने तेहरान में एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक ये रविवार को ईरान में किए गए 140 ठिकानों पर हमलों में से एक था। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 2 इजरायली सैनिक शहीद हो गए। साथ ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ युद्ध भी लंबा समय लगेगा। इजरायली सेना ने लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया। हमले में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने दावा किया कि पूरे लेबनान में 600 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हवा, समुद्र और जमीन से करीब 820 गोला बारूद से हमले किए गए, जिनमें 190 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसके अलावा इसराइल ने बेरूत में एक बड़े होटल पर हमला कर ईरानी कमांडरों को निशाना बनाने का दावा किया। लेबनान के मुताबिक हमले में 4 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए हैं। मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई में मरने वालों का आंकड़ा 1638 पहुंच गया है, जिनमें ईरान में कम से कम 1230, लेबनान में 397 और इजरायल में 11 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में सैनिकों पर हुए ईरानी हमले में घायल हुए एक सैनिक की मौत हो गई। इस युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। उधर ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने देश भर में करीब 10,000 नागरिक संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने का दावा किया, जिनमें घर, स्कूल और चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बार फिर से अमेरिका को आग दिखाई है। पेजेश्कियान ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति यूएस को धमकाते हुए बोले कि अगर कोई ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर अमेरिका की कहा कि यह सपना अमेरिका का उसके साथ ही कब्र में जाएगा। पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजरायल पर युद्ध थोपने का भी आरोप लगाया। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान का मकसद किसी पड़ोसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा करना है। मिडिल ईस्ट की जंग की तपिश अब यूरोप की सड़कों पर साफ महसूस की जा रही है। इटली के मिलान शहर में ईरान के समर्थन और विरोध में 2 अलग-अलग प्रदर्शन हुए, जिनमें प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। एक गुट ने अमेरिका और इजरायल के सैन्य दखल का समर्थन करते हुए इसे मानवीय सहायता बताया, तो वहीं दूसरे गुट ने मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई को याद करते हुए मुस्लिमों का मसीहा बताया। संसद में आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। पहले ही दिन लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इस प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद के सुरेश और डॉक्टर मल्लू रवि की ओर से दिया गया है। हालांकि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, इसलिए प्रस्ताव के खारिज होने के आसार हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने आज और कल के लिए अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स के साथ एक रणनीतिक बैठक की है, जिसमें संसद में कांग्रेस की रणनीति तय की गई। पार्टी नेताओं की तरफ से ईरान जंग और यूएस ट्रेड डील के मामले को उठाया जाएगा। इसी के मद्देनजर आज इंडिया ब्लॉक के नेता भी मीटिंग करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत का क्या स्टैंड है, खाड़ी में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू को लेकर क्या रणनीति बनी, इसे लेकर आज विदेश मंत्री संसद में जवाब देने वाले हैं। वहीं बजट सत्र के दूसरे चरण में मिडिल ईस्ट जंग पर चर्चा होगी। इस दौरान लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देंगे और खाड़ी में जारी युद्ध पर भारत का स्टैंड रखेंगे। जयशंकर लोकसभा में 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे बोलेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर के खिलाफ धरने का आज चौथा दिन है। ममता का धरना कोलकाता के एस्प्रिंट मेट्रो चैनल के पास चल रहा है। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग को वैनिश कमीशन कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इलेक्टोरल रोल से सही वोटर्स के नाम हटाने के लिए वैनिश कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त भी कोलकाता पहुंच गए हैं।
कोलकाता में एयरपोर्ट के बाहर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विरोध हुआ और प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश करती दिखी। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ बीती रात 3 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे, जहां वो आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बंगाल में प्रेसिडेंट प्रोग्राम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम ममता ने फिर से कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह से नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। राष्ट्रपति के प्रोग्राम में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। आयोजकों और भारत सरकार के जिम्मे पर कार्यक्रम हुआ। हम महामहिम के पद का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर बंगाल को बदनाम करने की साजिश अच्छी नहीं। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान घर में फंसे 3 लोगों को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। ओडिशा के सुंदरगढ़ से दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है और सुनारीपाड़ा इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। झपट्टा इतना तेज था कि पीड़िता सड़क पर गिरकर घायल हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सड़कों पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया। इसमें इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और एमडी रितु धवन ने भी शिरकत की। मस्जिद के इमाम शबन बुखारी और शाजिया बुखारी ने रजत शर्मा का स्वागत किया। इफ्तार के आयोजन में बीजेपी सांसद शहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे। इस दौरान रजत शर्मा ने भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि हर साल यहां आना बेहद ही अच्छा लगता है। रमजान का महीना शांति और प्रेम का प्रतीक है। पिछले साल बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी गई थी। 4 महीने बाद इस वारदात के 2 गुनहगारों को बंगाल एसटीएफ ने दबोच लिया। बनगांव में बांग्लादेश बॉर्डर से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। राहुल उर्फ फैजल, करूम मसूद और आलमगीर हुसैन से पूछताछ की गई। उस्मान हादी की हत्या के बाद दोनों आरोपी बांग्लादेश से फरार हो गए थे और मेघालय बॉर्डर के जरिए भारत में घुसे थे। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की आहट अब बांग्लादेश की सड़कों पर दिखने लगी है। राजधानी ढाका समेत पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइन लगी हुई है। ईंधन खत्म होने के डर से लोग रातों रात लाइन में खड़े हैं। गैस संकट की वजह से देश की 6 में से 5 फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे खेती पर भी संकट मंडरा रहा है। चीन और भारत के रिश्तों में लगातार मिठास बढ़ती जा रही है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक बार फिर से भारत को अच्छा दोस्त बताया। वांग यी का कहना है कि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए पार्टनर और कंपटीशन की तरह हैं। हमें मिलकर बेहतर अवसरों का निर्माण करना चाहिए। हमारी दोस्ती को धमकी की बजाय मौके की तरह देखा जाना चाहिए।